नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राकेश कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, आज हम एक्सक्लूसिव फॉर आईआईटी नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। विद्यार्थियों, एक टॉपिक है जो किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो लेकिन वो आपके सिलेबस में शामिल है, चाहे आप किसी भी आईआईटी की एग्जाम दे रहे हो। स्पेशली आईआईटी जोधपुर के सिलेबस में ये शामिल है, फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट रेफरेंस टू आईआईटीज। विद्यार्थियों, इससे 4 या 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक पर बनने वाले प्रश्नों को हम विस्तार से जानेंगे और हमने ये संकलन आपके लिए स्पेशली किया है। आईआईटी, चाहे वो खड़गपुर की बात हो, चाहे बॉम्बे की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, 23 आईआईटीज में अगर कहीं पर कोई प्रश्न पूछा गया है तो वो आपके वीडियो में शामिल किया गया है। यकीन मानिए, इस वीडियो में से आपके प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, इसको अच्छे से मेमोराइज करिएगा। और जो विद्यार्थियों ने मेंबरशिप ले रखी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जीमेल से हमें अपने जीमेल आईडी दे दें, मेल आईडी दे दें, जिससे कि हम उन्हें पीडीएफ भेज पाएँ। स्पेशली तरुणा चौधरी, रितिका कंवर और विनीता यादव, इनकी जीमेल्स हमें नहीं मिले हैं। वो जीमेल से सूचित करें जिससे कि हम वीडियोज़ की जो पीडीएफ है जो हम शूट करते हैं उन्हें भेज सकें, क्योंकि वो हमारे मेंडल जो प्रीमियम है मेंबरशिप उसको उन्होंने ले रखा है, लेकिन क्योंकि हम अनेबल हैं, उनके जीमेल हमारे पास उन्होंने सूचित नहीं किया है, जिससे पीडीएफ उनको हम नहीं भेज पाए हैं। तो वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आज हमें अपने पर्सनल पर्टिकुलर्स दें और ज़रूर बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम आपकी बेहतर मदद कर सकें। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं, जो टॉपिक पर आधारित है, जो आपके सिलेबस में शामिल है, फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। विद्यार्थियों, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट पे आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आईआईटी जोधपुर एंड आईआईटी दिल्ली के सिलेबस में नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के अंदर एक टॉपिक आता है रूल्स रिलेवेंट टू अकाउंट्स एंड ऑडिट, और उसी के सब टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। विद्यार्थियों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जीएफआर 2017 ई प्रोक्योरमेंट एंड ई मार्केट प्लेस जो जैम से रिलेटेड है, उस पर भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम जीएसटी को कवर करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। इस तरह से धीरे धीरे आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस को हम करा देंगे और बनने वाले सभी प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं विद्यार्थियों जो जनरल एग्जाम्स में नहीं आते हैं और विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तैयारी करने में। अगर वो 23 आईआईटीज के सभी पेपर को देखने बैठेंगे तो उनको 1 साल लगेगा पूरे इसको देखने में। इसीलिए हमने आपको गिफ्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप तसल्ली से इसको देखिएगा, एक एक प्रश्न को हल करिएगा और अच्छे से याद करके एग्जाम में जाइएगा। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार्स ऑफिस इन एन आईआईटी। यानी आपसे पूछा गया है रजिस्ट्रार का फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन। किसी भी आईआईटी में जो रजिस्ट्रार होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस ऑफिस एट एन आईआईटी। यानी फाइनेंस ऑफिस जो आईआईटी में होता है उसकी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बजट प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म एंडोनमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एन आईआईटी रेफर्स टू। तो यहाँ पर जो एंडोनमेंट जो आपका टर्म आता है आईआईटी के अंदर में, वो क्या रेफर करता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, फंड्स डोनेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज और जनरल सपोर्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। विद्यार्थियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इन आईआईटीज द एकेडमिक सीनेट रोल इंक्लूड्स। यानी एकेडमिक जो सीनेट होता है आईआईटी के अंदर, उसका रोल में क्या आता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, फॉर्मुलेटिंग एकेडमिक पॉलिसीज।
यानी एकेडमिक सीनेट का काम है पॉलिसीज को बनाना, पॉलिसीज को फॉर्मुलेटिंग करना। तो विद्यार्थियों में चारों ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं जिससे आपके टाइम की बचत हो। जब पीडीएफ आपके पास पहुंचेगी तो आप इन सबको सॉल्व भी कर पाएंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आपको मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। अगर आप आईआईटी में सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको एक छोटा सा मेंबरशिप है, मात्र 199 रुपीज़ का मेंबरशिप है, और भी है 89 रुपीज़ में केवल आप वीडियोस देख पाएंगे, साथ ही 119 में आप 5 पीडीएफ भी ले पाएंगे। इसीलिए विद्यार्थियों एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके लिए जो आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करेगा। इसीलिए आपको मेंबरशिप की साइट जाना चाहिए जहां पर आपको वीडियोज़ की पीडीएफ भी आपको आपके जीमेल पर मिल जाएगी। इसके लिए जीमेल हमको जरूर आप भेजें जिससे कि हम आपको पीडीएफ टाइमली भेज पाएं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। विद्यार्थियों, व्हाट डज द टर्म मूक स्टैंड इन द एजुकेशनल कॉन्टेस्ट? ये प्रश्न अधिकतर आईआईटीज में पूछा जाता है। MOOC न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये टर्म इंक्लूड हुआ है। MOOC का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका फुल फॉर्म है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद करके जाइएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। Which office is responsible for managing the intellectual property created at an IIT? Option A is the correct office of research and development. Question number 7. The process of ensuring that an IIT operations meet certain standard is known as. Option B is the correct accreditation. यानी जो IIT operations meet करते हैं certain standards को, उसके लिए एक टर्म यूज होता है और वो टर्म है accreditation। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। Which committee is typically involved in the strategic planning of an IIT? यानी strategic जो प्लानिंग करती है IIT की, वो कौन सी कमेटी है, उसका नाम पूछा है आपसे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, इंस्टीट्यूट प्लानिंग कमेटी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। द ग्रीन इनिशिएटिव एट एन IIT वुड मोस्ट लाइकली बी मैनेज्ड बाय विच डिपार्टमेंट? जो ग्रीन इनिशिएटिव है IITs का, वो कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करता है? उसका नाम है ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सेल। तो यहां पर आपसे पूछा है उस सेल का नाम, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर एट एन IIT? हर एक IIT में एक सेंटर होता है इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, उसका काम पूछा है, उसका पर्पज पूछा है आपसे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, टू सपोर्ट स्टार्टअप एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट। यानी इस जो सेल है, जो सेंटर है इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, उसका काम होता है सपोर्ट देना स्टार्टअप्स के लिए जो अपना नया स्टार्टअप सेटअप करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नए खोज करते हैं, उन प्रोजेक्ट को ये सपोर्ट करता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड अलोकेशन ऑफ कैंपस हाउसिंग? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, स्टेट ऑफिस। यानी हर एक IIT में एक स्टेट ऑफिस होता है, उसका काम होता है मेंटेनेंस एंड अलोकेशन ऑफ कैंपस हाउसिंग। जब भी आप स्टाफ बन जाएंगे, जब आपकी भर्ती हो जाएगी, परमानेंट स्टाफ हो जाएंगे, तो हर एक IIT में आप देखेंगे स्टेट ऑफिस को जो आपको हाउस अलॉट करने का काम करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द एलुमनी अफेयर ऑफिस इन द IIT प्राइमरली वर्क्स ऑन, यानी एलुमनी अफेयर्स ऑफिस जो IIT में होता है उसका प्राइमरली क्या काम है वो पूछा है आपसे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, एंगेजिंग विद फॉर्मर स्टूडेंट एंड फॉस्टरिंग एलुमनी रिलेशन। यानी जो हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी रहे IIT के, जो IIT में पढ़ते हैं, उनके साथ में टाइप करने का काम करता है एलुमनी अफेयर ऑफिस। इस तरह से ही विद्यार्थियों आपसे इस सब्जेक्ट के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप IIT से ज़्यादा टच में नहीं हैं और अधिकतर विद्यार्थियों के इससे प्रश्न गलत हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको PDF चाहिए। PDF के लिए मेंबरशिप लेनी होगी। अगर जो विद्यार्थी मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अपने बजट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्ज हमने रखे हैं। एक प्लान 89 का है जिसमें आप वीडियोस देख सकते हैं, और एक प्लान आपका 119 का है जिसमें आप 5 PDF ले सकते हैं, और एक प्लान हमारा 199 का है, उसमें आप 10 PDF ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों देर मत करिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, हम आपकी हर कदम पर मदद करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन एन आईआईटी। यानी ये प्रश्न ऐसा है विद्यार्थियों, कोई भी एग्जाम आईआईटी का हो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का आपसे पर्पज पूछा है, यानी वर्क्स पूछा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, टू ओवरसी द इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द इंस्टीट्यूट वर्क डिपार्टमेंट यानी IWD इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। आपसे काम पूछा है इंस्टीट्यूट वर्क डिपार्टमेंट का काम क्या है, तो इसका काम है ऑप्शन बी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। यानी जब भी आपको सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए काम के लिए जाना होगा आईआईटी के अंदर, तो आपको विजिट करना होगा इंस्टीट्यूट वर्क्स डिपार्टमेंट यानी IWD। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच कमिटी वुड हैंडल द ग्रीवेंसेस ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इन एन आईआईटी। जब आप भर्ती होंगे एज ए नॉन टीचिंग स्टाफ, अगर आपकी कोई शिकायत है तो कौन से डिपार्टमेंट में आपको करनी होगी शिकायत, तो उसका नाम है ऑप्शन ए, स्टाफ ग्रीवेंस कमेटी के सामने आपको अपनी शिकायत देनी होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ एन आईआईटी इज टास्क्ड विद। सेंट्रल लाइब्रेरी जो होती है आईआईटी में, उसका टास्क क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, प्रोवाइडिंग एकेडमिक रिसोर्सेज एंड रिसर्च सपोर्ट। यहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एन ओम्बुड्समैन इन एन आईआईटी वुड डील विद। आपसे ओम्बुड्समैन का काम पूछा है, बताया गया है कि ओम्बुड्समैन क्या करता है आईआईटी के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड एड्रेसिंग कंप्लेंट्स। यहां पर जो ओम्बुड्समैन होता है उसका काम है आपकी कंप्लेंट को एड्रेस करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, द सिक्योरिटी ऑफिस ऑफ एन आईआईटी इज द चार्ज ऑफ। जो सिक्योरिटी ऑफिस होती है उसका चार्ज क्या है वो पूछा है, काम पूछा है आपसे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कैंपस। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स एट एन आईआईटी आर डिजाइन टू। किसके लिए डिजाइन किया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। Question number 20, the health center of an IIT is established to. Option D is the correct, to provide medical facilities to student, staff and faculties. विद्यार्थियों यहाँ पर ऑप्शन इस तरह भी दे सकता है कि किसी ऑप्शन में आपको स्टूडेंट को छोड़ देगा, किसी में स्टाफ को छोड़ देगा और एक में सभी को देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी और फैकल्टी के लिए भी हेल्थ सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है आईआईटी का। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। What is the primary focus of the Center for Research and Development of Scientific Instruments यानी CRDSI। आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इससे भी याद करिएगा। किसी भी आईआईटी के अंदर, स्पेशली आईआईटी जोधपुर का सेंटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का आपको प्राइमरी फोकस एरिया पूछा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। यानी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर के ये काम करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। द टेक्निकल सुपरिटेंडेंट एट आईआईटी जोधपुर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। बहुत सारे विद्यार्थी आपने से टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का भी अप्लाई किए होंगे, उसी का आपसे पूछा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सुपरवाइजिंग टेक्निकल स्टाफ एंड ओवरसीइंग लेबोरेटरी ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 23, which department of IIT Jodhpur would handle the procurement of maintenance of the laboratory equipment? Option A is the correct, Department of Bioscience and Bioengineering। आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपने आईआईटी के फॉर्म में बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज देखी होंगी। ऐसे ही डिपार्टमेंट आईआईटी के अंदर वर्क करते हैं और उन्हीं से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी IIS डिवीजन एट आईआईटी जोधपुर इज टास्क्ड विद। उसको क्या काम दिया है आईआईटी जोधपुर के अंदर IIS को? ऑप्शन डी इज द करेक्ट, मैनेजिंग द इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। व्हाट रोल डज द सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्ले एट आईआईटी जोधपुर? यानी आपसे पूछा है सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी तो आप उसे रिलेट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ।
क्वेश्चन नंबर 26, द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट IIT जोधपुर प्राइमरली फोकसेस ऑन, यानी आपसे पूछा है कि जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है IIT जोधपुर का, वो क्या काम करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, टीचिंग एंड रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। और क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म यानी IDRP एट IIT जोधपुर इज डिजाइन टू, यहाँ पर आपसे पूछा है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म जो है IIT जोधपुर का, वो किसके लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, फॉस्टर कोलैबोरेशन अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स फॉर रिसर्च, यानी IIT के अंदर में बहुत सारी जो डिसिप्लिन्स बनाई गई हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं, उनके अंदर कोलैबोरेशन का काम करता है रिसर्च से रिलेटेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, ए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एट IIT जोधपुर इज लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन, यानी पूछा है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो IIT जोधपुर में है उसका काम क्या है। उसका काम है ऑप्शन डी, यानी असेसिंग इन लेबोरेटरी एंड टेक्निकल एक्टिविटीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, द सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन द कंप्यूटर सेंटर एट IIT जोधपुर वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, यानी जो विद्यार्थी अप्लाई किए हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर सेंटर के अंदर, और आपको पता होगा इसमें वैकेंसी आई हुई है, उसका काम क्या है वही पूछा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क, आपका वहां पर देखभाल का काम होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, द रोल ऑफ चीफ साइंटिफिक ऑफिसर एट IIT जोधपुर इंक्लूड्स, यानी पूछा है चीफ साइंटिफिक ऑफिसर जो IIT जोधपुर में है उसका काम क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क। विद्यार्थियों यहाँ पर अलग अलग IIT में ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि आप IIT जोधपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके आपके लिए स्पेशली तैयार किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, टू एंश्योर द एफिशिएंट इफेक्टिव यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी यहाँ पर आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या आपको किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंस्टीट्यूट असेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जो किसके बारे में, इंस्टीट्यूट असेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में एंड इक्विटी के बारे में। तो विद्यार्थियों ऐसा डॉक्यूमेंट का नाम है बैलेंस शीट, यानी अगर आपको पता करना है किसी भी इंस्टीट्यूट के असेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, इक्विटी के बारे में, तो आपको देखना होगा बैलेंस शीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा बैलेंस शीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। विद्यार्थियों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट व्हाट डज द टर्म एंडोनमेंट रेफर टू, यानी एंडोनमेंट का आपसे टर्म के बारे में पूछा है कि ये किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, एकेडमिक इंस्टीट्यूट होता है उसमें एंडोनमेंट क्या काम करता है, तो क्या रेफर करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, डोनेशंस मेड टू द इंस्टीट्यूट फॉर स्पेसिफिक पर्पज और जनरल सपोर्ट को रेफर करता है एंडोमेंट। तो एंडोमेंट के बारे में आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, व्हाट इज द फंड अकाउंटिंग सिस्टम टिपिकली यूज्ड फॉर एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। आपके क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है व्हाट इज द फंड अकाउंटिंग सिस्टम टिपिकली यूज फॉर एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर फंड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्या काम करता है, टू ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑफ फंड्स दैट हैव रिस्ट्रिक्शंस और स्पेशल पर्पज, यानी जो फंड स्पेशल पर्पज के लिए बनाए गए हैं, यानी रिसर्च के लिए बनाया गया है, कोई एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, उसी पर्पज में वो फंड यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका फंड अकाउंटिंग सिस्टम आपका मॉनिटरिंग करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, Which budgeting method is most commonly used in Academic Institute of Financial Planning? Very important question है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट,
आपको इंक्रीमेंटल बजटिंग, यानी इंक्रीमेंटल बजटिंग है वो मेथड आपको कॉमनली यूज किया जाता है एकेडमिक इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। जब भी किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो किस मेथड को यूज करेंगे, उस मेथड का नाम है इंक्रीमेंटल बजटिंग। जो स्टाफ आईआईटी में ऑलरेडी काम कर रहा है वो हमारे प्रयास को ज़्यादा सराह सकता है, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी आईआईटी में नहीं गए हैं, जो जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अपने हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो हमारी मेहनत को पहचान रहे होंगे कि किस लेवल के प्रश्न हमने आपके लिए तैयार किए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। हाउ डज डिप्रिसिएशन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। यहाँ पर पूछा है डिप्रिसिएशन जो होता है यानी फाइनेंशियल आपका जो प्रॉपर्टीज होती हैं या आपकी जो असेट्स होते हैं, हर साल उनका एक बोर्ड होता है जो प्रॉपर्टीज को चेक करता है और उनकी वैल्यू को कम करता है, यानी हर साल आपका डिप्रिसिएशन होता जाता है। उसी के बारे में पूछा है हाउ डज डिप्रिसिएशन affect the financial statement of an academic institute. Option B is the correct. It reduce the value of asset and decrease net income. यानी आपके जो असेट, आप जैसे आप घर में भी कोई प्रॉपर्टी खरीद के लाते हैं, आज आपने बाइक खरीदी, अगर अगले साल आप उसे बेचना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरह से जो प्रॉपर्टीज आईआईटी के अंदर है उनकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी डिप्रिसिएशन हो जाता है, रिड्यूसन हो जाता है उसके अंदर, तब जा करके उसकी आपकी नेट इनकम को भी वो अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। विद्यार्थियों, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड फंड इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। यानी एक फंड का नाम दिया जाता है रिस्ट्रिक्टेड फंड, यानी उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसका पर्पज आपसे पूछा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, टू बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पज एज डिक्टेटेड बाय द डोनर और ग्रांटर। यानी जब भी आपको कोई डोनर कोई फंड देता है तो वो स्पेशल पर्पज के लिए देता है, यानी कोई ऐसा भामाशाह होगा जो रिसर्च कराना चाहता है, यानी योगदान देता है कि आप कोरोना आया था तो कोरोना के जैसे फील्ड में रिसर्च करिए, या कोई इक्विपमेंट बनाइए, या गरीबों की मदद के लिए कोई रिसर्च के लिए डोनेशन आ गया, तो आप उस फंड का केवल उसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरे पर्पज में वो आपका यूज नहीं होगा। उसी को रिस्ट्रिक्टेड फंड कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। विच कमेटी इज टिपिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल अफेयर को कौन सी कमेटी देखती है, पूछा है आपसे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, फाइनेंस कमेटी। तो यहां पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है विद्यार्थी, एकेडमिक कमेटी, रिसर्च कमेटी, स्टूडेंट अफेयर्स कमेटी। तो यहां पर याद रखिएगा क्योंकि मैटर है फाइनेंस से रिलेटेड तो फाइनेंस कमेटी ही उसको देखती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। व्हाट इज द ऑपरेशन बजट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। यानी आपसे पूछा है ऑपरेटिंग बजट, जिससे पूछा है व्हाट इज द ऑपरेटिंग बजट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ए फाइनेंशियल प्लान दैट आउटलाइन एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस। यानी ऑपरेटिंग जो बजट होता है, ऑपरेटिंग मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए बजट, ऑपरेटिंग करने के लिए, यानी आपका डे टू डे में जो खर्चा हो रहा है उसकी प्लानिंग के लिए आपकी स्टेशनरी लग सकती है, ऑफिस में आपका सामान आ सकता है, चेयर्स आ सकती हैं, यानी काम करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस बजट की बात होती है, तो उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग बजट। कहीं कहीं पर इसको ऑपरेशन बजट भी बोलते हैं, यानी किसी भी ऑपरेशन को जारी रखने के लिए कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर आप कोई बजट ले रहे हैं तो उसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग यानी ऑपरेशन बजट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। आपसे पूछा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग फंड थ्रू बोरोइंग और फंड रेजिंग। यानी आप कहीं से उधार ले रहे हैं या फंड रेज करा रहे हैं, यानी पब्लिक से डिमांड कर रहे हैं, उसको कॉस्ट को ऑब्टेन करने के लिए जो किया जाता है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप उसमें कितना कैपिटल लगा रहे हैं, आप कितना फंड से उसको स्टार्टअप कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको जो फंड चाहिए वही होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। अब देखते हैं 41 को। 41 है व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इन एन आईआईटी। यानी जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है उसका रोल पूछा है, काम पूछा है, मकसद पूछा है आपसे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, टू
evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance प्रोसेसेस। यानी जो गवर्नेंस प्रोसेस है उसके अंदर में आप वो चेक करता है, इम्प्रूव करता है, इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, किस चीज़ की? रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेसेस की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 41। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एन आईआईटी। यानी ऐसा डॉक्यूमेंट का नाम बताइए जो बताता है फाइनेंशियल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के बारे में किसी भी आईआईटी के अंदर। उसे कहा जाता है फाइनेंशियल मैनुअल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 42। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफिस इन एन आईआईटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट मैनेजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 43। यहां पर पूछा है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आईआईटी के अंदर जो होता है उसका काम क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट मैनेजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। यानी कंट्रोलर का काम होता है फंड को देखना, एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स चाहिए उसको देखता है आपका ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट डज द फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन डील विद एन कॉन्टेस्ट ऑफ आईआईटी। पूछा है आपसे फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन जो होता है वो आईआईटी के अंदर क्या काम करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग एंड बजटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 45। In an IIT, the project accounts are specifically used for। प्रोजेक्ट अकाउंट्स होता है वो IIT के अंदर क्या काम आता है, किस पर्पज के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट मैनेजिंग फंड रिलेटेड टू रिसर्च प्रोजेक्ट एंड ग्रांट। जब भी रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए बनाया जाता है प्रोजेक्ट अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 46। What is the significance of cost accounting in contrast to IIT। कॉस्ट अकाउंटिंग की आपसे पूछा है सिग्निफिकेंस किसी भी IIT में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्या काम करता है? इट हेल्प इन डिटरमिनिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेरियस एकेडमिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज। एकेडमिक और रिसर्च एक्टिविटीज की जो एक्चुअल कॉस्ट आती है उससे डिटरमिन करता है, उसे निश्चित करता है कि कितनी कॉस्ट आएगी, उसी के लिए बनाया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी IIT के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। द प्रोक्योरमेंट सेक्शन इन एन IIT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो प्रोक्योरमेंट सेक्शन होता है IIT का उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 48। विच रिपोर्ट वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन IIT ओवर ए फिक्सल ईयर। यानी पूछा है आपसे कि कौन सी रिपोर्ट होती है जो प्रोवाइड करती है सूचना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ IIT की ओवर ए फिक्सल ईयर। यानी आपसे पूछा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कौन सी रिपोर्ट बताती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट इज द आंसर। इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करता है। बहुत सारी रिपोर्ट आपको दे देगा, उसमें से एक का नाम आएगा एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ IIT कैपिटल बजटिंग डिसीजन वुड इंक्लूड। विद्यार्थियों दो तरह का बजट होता है, एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। कैपिटल बजट हमेशा प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक्सपेंडिचर लिया जाता है उसमें से, और जो रेवेन्यू बजट है वो आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर, माइनर इक्विपमेंट आपको खरीदना है रेवेन्यू से खरीदेंगे, और अगर आपको मेजर इक्विपमेंट खरीदना है, मेजर आपको नई नई बिल्डिंग्स बनानी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करना है, उसके लिए कैपिटल बजट की बात की जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिल्डिंग्स एंड मेजर इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 50। What does the variance analysis help to identify in an IIT budget। आपसे पूछा है वेरिएंस एनालिसिस क्या हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आपने किसी चीज के लिए बजट बनाया, 2 लाख रुपए इसमें खर्च होंगे, एक्चुअल में उसमें 1,80,000 खर्च हुआ, तो ये किससे पता चलेगा? आपको वेरिएंस एनालिसिस से पता चलेगा। यही इस प्रश्न में पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। द जनरल लेजर इन एन IIT इज। आपसे पूछा है जनरल लेजर जो होता है IIT का वो क्या होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस
ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्टीट्यूट। यानी जनरल लेजर होता है वो पूरी आईआईटी जब से बनी है और जब तक चलेगी तब तक का भई खाता है जनरल लेजर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन एन आईआईटी इन्वॉल्व्स मैनेजिंग इज। वर्किंग कैपिटल जो मैनेजमेंट होता है आईआईटी का वो क्या काम करता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, शॉर्ट टर्म असेट एंड लायबिलिटीज टू एंश्योर लिक्विडिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53, द एंडोमेंट फंड इन एन आईआईटी इज यूज्ड फॉर। टर्म हम देख चुके हैं, अब बात करते हैं फंड की। सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म गोल्स सच एज स्कॉलरशिप, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एंडोमेंट जो फंड होता है वो आईआईटी में क्या काम आता है, क्या पर्पज है उसका? तो यूज होता है स्कॉलरशिप में, रिसर्च में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग ऑफ एन आईआईटी। यानी आपका जो होता है पर्पज बताया, पूछा है यहाँ पर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का आईआईटी के अंदर, उसका मकसद क्या होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड गाइड बजट प्रिपरेशन। यानी बजट प्रिपरेशन के अंदर आपको गाइडलाइन देता है कि आपने जो पिछले साल में खर्च किया था या खर्च करने वाले हैं उसकी फोरकास्टिंग के लिए आपको तैयार करता है, प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एन आईआईटी शोज। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो क्या शो करता है किसी भी आईआईटी में? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, हाउ कैश इज जनरेटेड एंड यूज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। Question number 56, what is the significance of ratio analysis in the financial management of an IIT? रेशियो एनालिसिस का काम पूछा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, इंपॉर्टेंस पूछी है, सिग्निफिकेंस पूछी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इट हेल्प इन असेसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूट। आपको याद रखना है, आपको फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी वर्ड ढूंढना है ऑप्शंस के अंदर, तब आपका प्रश्न सही होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 56। विद्यार्थियों, इस तरह से इस टॉपिक के ऊपर बनने वाले सभी प्रश्न, जितने भी आईआईटीज हैं 23 आईआईटी के अंदर, जितने भी प्रश्न हमसे पूछे, जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में प्रश्न अब तक इस टॉपिक पर आए, हमने सबका संकलन आपको एक साथ एक वीडियो में दिया है। इससे फायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे पेपर के अंदर इस टॉपिक के प्रश्न ढूंढने नहीं पड़ेंगे, बहुत सारी एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक पर बनने वाले सभी प्रश्नों को हमने एक तरह से दिया है। हो ना हो, आपको प्रश्न यहीं से हूबहू देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके ऑप्शंस में मिल सकता है, लेकिन प्रश्न तो यही होंगे। इसीलिए जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को बहुत सीरियस तरीके से करना चाहते हैं या जिनका मकसद है आईआईटी में पहुंचना, वो बिना किसी देर के मेंबरशिप ले लें। इससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी, आप अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे पाएंगे। तो अपनी शुभकामनाओं के साथ अब आपके लिए एक स्पेशल संदेश। विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, वो मेंबरशिप प्लान्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में एक ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे उनके लिए पीडीएफ भेजी जाती है। उसके लिए आप हमारे जीमेल एड्रेस है medalscholar@gmail.com, उस पर हमें अपने जीमेल के द्वारा सूचित करिए कि आपने प्लान ले लिया है। हम उस जीमेल को अपने प्लान में शामिल करेंगे। आपने जो जीमेल से हमें आंसर किया है उसी जीमेल पर हम आपको पीडीएफ भेजेंगे। तो साथियों, देर किस बात की, जुड़िए मेडल स्कॉलर के साथ और 2 कदम आगे रहिए उन सभी विद्यार्थियों से जो अभी वेट कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।